समृद्ध महानगर मैनहट्टन पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो गया है। इस समय एक बख्तरबंद वाहन सड़क पर उत्पात मचा रहा है और दो पूरी तरह से हथियारों से लैस व्यक्ति उसमें से उतरते हैं। वे लाशों को कुचलकर मार डालते हैं, उन्हें कार में घसीटते हैं और फिर उन्हें भूमिगत प्रसंस्करण संयंत्र में वापस ले जाते हैं। इसके बाद वे इन भयानक प्राणियों की लाशों को संक्षारण कुंडों में फेंक देते हैं और मानव शरीर के विघटन से उत्पन्न मीथेन को बहुमूल्य संसाधनों में बदल दिया जाता है, जो मैनहट्टन को निरंतर बिजली की आपूर्ति करता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे मैकी और नेगन अपने बेटे को बचाने के लिए इस भयानक मृत शहर में गए। अप्रत्याशित रूप से यहाँ एक बड़ा खलनायक स्थापित हो चुका था, क्रोएशियाई लोग। वे शहर भर में फैले ज़ॉम्बी को संसाधन मानते थे और मैनहट्टन में सभ्यता के पुनर्निर्माण की योजना बनाते थे। माची के बेटे को बचाने के लिए नेगन ने स्वेच्छा से स्वयं को क्रोएशियाई लोगों द्वारा पकड़वा दिया। अब माची, उसका बेटा और नेगन की दत्तक पुत्री गिन्नी एक सुदूर उत्तरजीवी शिविर में छिपे हुए हैं, जहां उन्होंने पुनः शांतिपूर्ण जीवन जिया है। लेकिन अतीत का दुःस्वप्न इस मां बेटे को जाने नहीं देगा। इस दिन कई बख्तरबंद गाड़ियां शिविर में घुस आईं। मुख्य महिला का नाम चार्ली बोडे था, जो न्यू बेबीलोनियन फेडरेशन की गवर्नर थी। वे मैनहट्टन पर पुनः कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अन्वेषण दल बनाने के लिए सैनिकों की भर्ती की। ये लोग नैतिकता और न्याय की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में वे आपको सेवा करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और उसका उल्लंघन करना चाहते हैं। मैंने देखा कि एक महिला टोपी पहने हुए अपने आदमियों से कह रही थी कि वे एक प्रसन्न चेहरे वाले व्यक्ति को खींच कर ले आएं। उन्होंने बताया कि जब हम मैग्डेबर्ग पहुंचे तो श्री ओनील ने ईमानदारी से भर्ती स्वीकार करने के बजाय शर्मनाक तरीके से भागने का फैसला किया। संहिता के अध्याय 52 के अनुच्छेद 6 के अनुसार न्यू बेबीलोनियन फेडरेशन सशस्त्र बलों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देने का अधिकार है जो सैन्य पंजीकरण से इनकार करता है या उससे बचता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टोपी वाली महिला ने अपने आदमियों को भगोड़े का गला घोंटने का संकेत दिया। इस कदम का उद्देश्य उसे एक उदाहरण बनाना था और शिविर में लोगों को आदेशों की अवहेलना के परिणामों से अवगत कराना था। दृश्य बदलकर मैनहट्टन में आ जाता है, जहां नेता क्रॉट नेगन से मिलने जेल में आता है। वह पाखंडी भाव से कहता है, तुम्हें इस हद तक गिरते देखना दिल तोड़ने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ आने को तैयार हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से निगन ने बेपरवाही से कहा कि यहाँ न केवल एक बिस्तर है, बल्कि एक निजी बाथरूम, स्वादिष्ट भोजन और सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। इतना कहने के बाद उसने एक कॉकरोच अपने मुंह में ठूंस लिया, जो बहुत बड़ा था। क्रोट विन्यान इतना क्रोधित था कि वह आग बबूला हो रहा था, लेकिन वह नेगन को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गतिरोध तोड़ने के लिए उसे दूसरे पक्ष की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। कुछ दिन पहले क्रोट के जासूसों ने अंतर्देशीय क्षेत्रों में उपनिवेशों के बीच संचार को बाधित किया और पता चला कि उन्होंने पहले टोही अभियान चलाने की योजना बनाई थी और फिर मैनहट्टन पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीनी आक्रमण शुरू करने की योजना बनाई थी। इससे निपटने के लिए क्रोट को अपनी सेना बनानी होगी। यद्यपि वह मैनहट्टन के महत्वपूर्ण बंदरगाह पर नियंत्रण रखता है, फिर भी न्यूयॉर्क में अन्य ताकतें जमी हुई हैं। उदाहरण के लिए, ऊपरी शहर पर 3 गिरोहों का नियंत्रण है। ये गिरोह न केवल क्रूर हैं, बल्कि इनमें दुश्मन की मौजूदगी का भी प्रबल एहसास है। मैनहट्टन और अपटाउन के बीच बफर जोन के रूप में एक पार्क है। पार्क लाशों से भरा है और वहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, इसलिए दोनों समूह एक दूसरे से निपटने के लिए शायद ही कभी पार्क को पार करते हैं। लेकिन अब क्रोट को तत्काल उनके साथ गठबंधन बनाने की जरूरत है ताकि संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे पर आक्रमण का विरोध किया जा सके, अन्यथा मैनहट्टन का सैन्य बल अकेले जिम्बाब्वे की सेना को रोकने में सक्षम नहीं होगा। क्रोट ने कहा कि ये गिरोह हर महीने चौक पर इकट्ठा होकर सड़क पर कालाबाजारी, जुआ और अन्य गतिविधियां संचालित करते थे और ये सभी गतिविधियां ब्रूगेल नामक एक व्यक्ति के विचार थे। वह कपटी और चालाक था और उसने इससे बहुत पैसा कमाया। उसके पास हथियारों, कवच और आवास के लिए अच्छा बाजार था। अगली सभा आज रात को है। क्रोट उन्हें बाद में अपने नाम से चर्च में एक छोटी सी सभा में आमंत्रित करता है और उम्मीद करता है कि नेगन आगे आएगा और इन लोगों को किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगा।
लेकिन नेगन का जवाब हमेशा की तरह ही है, अगर हमारे आदर्श एक जैसे नहीं हैं, तो हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। भले ही मैं तिलचट्टे खा लूं, मैं आपके साथ सहयोग नहीं करूंगा। यह देखकर कि नेगन उसकी धमकियों से अप्रभावित है, क्रोट की साथी माया ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने जानबूझकर उस शिविर का उल्लेख किया जहां माकी नेगन को क्रोट के प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए धमका रही थी। इसी समय शिविर में लोग इस बात पर संघर्ष कर रहे थे कि क्या सिम्बा बेबीलोन का पीछा करके मैनहट्टन जाना चाहिए या नहीं। एक साहित्यिक युवक उस जगह के बारे में कल्पनाओं से भरा हुआ था। आखिरकार मैनहट्टन संग्रहालयों और चर्चों से भरा हुआ था, और यह एक सभ्य शहर था जिसकी चाहत असंख्य लोगों को थी। मैके के बेटे ने उनकी रोमांटिक कल्पना को बाधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मैनहट्टन पहले से ही घाटे से घिरा हुआ है, और यह संख्या आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। जहां तक संग्रहालयों और चर्चों का सवाल है, उन्हें लूट लिया गया है या उड़ा दिया गया है। इस समय ब्लैक बेबीलोनियन पुलिस अधिकारी जिसने पहले मैनहट्टन में नेगन को रिहा किया था, ने माकी को ढूंढा और उसे सेना में भर्ती होने की सिफारिश की, क्योंकि कोई भी माकी से बेहतर क्रॉट्स की कमजोरियों और शैलियों को नहीं जानता था। लेकिन माकी हेगे से मूर्ख नहीं बनेगी। सिम्बाबिलोन अचानक मैनहट्टन को पुनः अपने कब्जे में लेना चाहता है, जो कि उसके छद्मवेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह इसका अनुमान इसलिए लगा सकता था क्योंकि माकी ने हाल ही में मकई के खेतों में पतंगे देखे थे, जिससे पता चला कि सिम्बेबिलोन में चींटियां थक चुकी थीं। हेगे ने स्वीकार किया कि पतंगे पहले ही पूरे दक्षिण में फैल चुके हैं। वे मक्के में अंडे देते हैं और फसल को अंदर से नष्ट कर देते हैं। यदि जिम्बाब्वे मैनहट्टन में नकली सुविधाओं को अपने नियंत्रण में ले ले, तो वे संक्रमण को खत्म कर सकते हैं, ग्रिड को बिजली देना जारी रख सकते हैं तथा चिकित्सा देखभाल और प्रौद्योगिकी को बहाल कर सकते हैं, ताकि लोगों को संक्रमण या फ्लू से न मरना पड़े। मैकियावेली ने शर्त रखी कि अगर मैं सेना में शामिल होने को तैयार हूं तो ब्रिक में जो लोग सेना में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें इससे छूट दी जाएगी, अन्यथा कोई चर्चा नहीं होगी। बाद में ब्लैकी ने चार्ली बर्ड को इस शर्त के बारे में बताया, और टोपी वाली महिला को लगा कि माकी सिम्बाबिलोन की रियायत के लायक नहीं थी। लेकिन हेगे ने तर्क दिया कि उनके विचार में माकी अकेले 20 साधारण सैनिकों के बराबर था। नेता के रूप में चार्ली बर्ड केवल कुछ शब्दों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए उसे माकी की क्षमताओं का आकलन करना होगा। टोपी औरत साहित्यिक भाषा के एक समूह पर कब्जा करने के लिए तैयार। टोपी वाली लड़की विन्यान ने पकड़े गए लाशों का एक समूह तैयार किया और उन सभी को बाड़े में बंद कर दिया, जिससे माकी को अंदर जाकर लड़ने का मौका मिल गया। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि माकी कुछ कार्रवाई कर पाती, गिन्नी हाथ में खंजर लेकर दौड़ी। हालांकि उसे पता चल चुका था कि उसके पिता की मृत्यु नेगन के हाथों हुई थी, फिर भी वह उसे बचाने के लिए मैनहट्टन लौटना चाहती थी। माकी के पास गिन्नी की रक्षा के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाश ज्वार की तरह लड़की की ओर दौड़ी। माकी ने दांत पीसकर गिन्नी को बचाने के लिए संघर्ष किया। जब दोनों थक गए तो एक अपराधी सरगना ने छिपकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सौभाग्य से टोपी पहने महिला ने समय रहते उसे गोली मार दी। वह माकी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। दूसरी ओर नेगन को माया के अनुरोध पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रोटे को भी लगा कि परिवार को धमकी के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही घटियापन है, इसलिए उसने नेगन को विशेष रूप से एक गदा दी जो बिल्कुल पहले लूसीफर के समान दिखती थी। शाम को भीड़ अपराधियों की लड़ाई देखने के लिए एकत्रित होकर हंसने और चिल्लाने लगी। नेगन को इस खूनी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। बैठक के बाद 3 प्रमुख गिरोहों के नेता चर्च में एकत्र हुए और पियानो की उदास ध्वनि रात के आकाश में गूंजने लगी। क्रोट उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, उसे डर था कि नेगन नहीं आएगा, और गिरोह का नेता पहले से ही अधीर हो रहा था। जैसे ही वे प्रश्न पूछने वाले थे, उनके चारों ओर की रोशनियां अचानक जल उठीं और नेगन अपनी जन्मजात नेतृत्वकारी आभा के साथ प्रकट हुए। अंत समय में जब कानून नष्ट हो जाते हैं और अनुशासन ध्वस्त हो जाता है, लोगों के दिलों को एकजुट करना सबसे शक्तिशाली कौशल है, और नेगन इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने बताया कि जिम्बाब्वे ने इस शहर पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी अपराधी हैं और आपको रोका नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस द्वीप पर कोई कानून नहीं है।
लेकिन यह जंगली और अनियंत्रित जीवन शैली बेबीलोन के लिए एक बड़ा खतरा है। यदि हर कोई बाहरी दुनिया के खिलाफ सहयोग करने और एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है, तो वे अनिवार्य रूप से अपने कानूनों द्वारा दबा दिए जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता खो देगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, क्रिस नामक एक नेता ने मेज जोर से पटक दी और खड़ा हो गया। यद्यपि वे सिम्बाबिलोन द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहते थे, लेकिन वे एक अजनबी नेगन के आदेशों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तीनों प्रमुख गिरोह किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। वे सिर्फ यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं और बेफिक्र जीवन जीना चाहते हैं। सभी सहमत हो गए। निगन ने वह हथियार उठाया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था, और तब उसने पाया कि स्याही के केक पर एक छोटा बटन था। नेगन ने कहा, हमने इस बार यहाँ सभी को एकता का गीत गाने के लिए नहीं बुलाया है। आपको लड़ना होगा, किसी सार्वजनिक शिष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने क्रिस पर हमला किया, जो सबसे अलग खड़ा था। दोनों ओर खड़े सैनिकों ने उत्तेजित गिरोह के सदस्यों को दबाने के लिए तुरंत गोलियां चला दीं। नेगन ने कहा, हमारे पास मीथेन, निन लाइट्स और सभी प्रकार के अच्छे माउंट और हथियार हैं, लेकिन आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अंतिम समय में ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मायने रखती है। यदि सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे तो संभवतः उन्हें बहुत नुकसान होगा। आपको सभी को वापस जाने देना चाहिए और इस बारे में सावधानी से सोचने देना चाहिए। जैसे ही गिरोह के सदस्य चर्च से बाहर निकले, उन्होंने मैनहट्टन की नियॉन लाइटें देखीं, जिससे नेगन की बातें अधिक विश्वसनीय हो गईं। उसी समय मैगी गिन्नी को गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह किसी बच्चे को मैनहट्टन नहीं जाने देना चाहती। बेचारी मैगी ने अभी तक गिन्नी को राजी नहीं किया था, और उसका अपना बेटा हर्षल भी साथ चलने के लिए मचल रहा था। मैगी को समझाना पड़ा, मैंने हेगे के अनुरोध पर सहमति जताई क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आप बिना किसी कारण के अग्निकुंड में क्यों कूद गईं? अप्रत्याशित रूप से हर्षल ने मैगी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसकी मां नेगन के बारे में दोषी महसूस करती थी, और इस बार वह इसलिए वापस नहीं गई थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बल्कि इसलिए गई थी कि वह नेगन को बचाना चाहती थी। यद्यपि मैगी पूरी तरह ईमानदार नहीं थी, हर्षल ने उसे सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपने बेटे द्वारा बनाया गया माया का चित्र उठाया और पूछा, यह महिला कौन है? मैनहट्टन में आपके साथ क्या क्या हुआ? हर्षल और विन्यान अन्य गुब्बारों की तरह थे। उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जो एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। इस पर विचार करने के बाद हेसे शिविर में ही रहने और अपनी मां की प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो गया। देर रात मैगी और गिन्नी स्टार बेबीलोन कार में रवाना हुए और जल्द ही मैनहट्टन के बाहरी तट पर पहुंच गए। मैगी ने स्टार बेबीलोन द्वारा तैयार की गई नौका को देखा और तुरंत ब्लैकी को खोजने के लिए तंबू में गई और उससे पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर हम मैनहट्टन के करीब जाने के लिए नौका लेते हैं, तो हमें क्रोएशियाई लोग बहुत दूर से ही खोज लेंगे। भाई हेई ने बताया कि यद्यपि नौका पर्याप्त छिपी हुई नहीं थी, फिर भी हमने सबसे सुरक्षित तट चुना था और दुश्मन निश्चित रूप से यहाँ से हमें नहीं देख पाएंगे। मैगी ने हेगे पर बहुत सरलता से सोचने के लिए हंसा। आपको यह जानना होगा कि क्रोट की आंखें और कान धरती पर हर जगह हैं, और संभवतः उसे बहुत पहले से पता था कि हम अचानक हमला करने जा रहे हैं। यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आप जाल में फंस जाएंगे। दूसरी ओर, जैसा कि मैगी ने उम्मीद की थी, जब स्टार बेबीलोन ने जहाज को डॉक किया, तो क्रोट को यह समाचार प्राप्त हुआ। वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था और दुश्मन के उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। लेकिन माया ने क्रोट से कहा कि वह ज्यादा घमंड न करे, क्योंकि अब 3 प्रमुख गिरोहों में से केवल मुझे धुएं का सिग्नल मिल गया, जो क्रॉकेट के लिए हडसन एक्सप्रेस से संपर्क करने का तरीका था। यदि वे तैयार हैं, तो हमें कार्रवाई में विलंब करना होगा और मुख्य सेना को पीछे छोड़कर नावों या बेड़ों में एक छोटी सेना को छापा मारने के लिए भेजना होगा। लेकिन भाई हेई को लगा कि यह योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी और इसे यूं ही छोड़ देना दुखद होगा। भले ही क्रोएशियाई लोगों को हमारी गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि हम आज रात अचानक हमला कर देंगे।
यदि हम अभी प्रयास करें तो हम उन्हें अभी भी पकड़ सकते हैं। अंत में चार्ली बर्ड ने ब्लैक ब्रदर की सलाह मान ली। यह सुनकर माकी को बहुत गुस्सा आया। यदि आप मेरी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे तो आपको मेरे परिवार को अपने साथ क्यों घसीटना पड़ा। माकी ने अपने बेटे और गिन्नी के साथ जाने का निर्णय किया, लेकिन हेड गर्ल ने उन्हें जाने देने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि हर्शेल की जान को भी खतरा बताया। माकी इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। टोपी वाली महिला क्रोधित हो गई और उसने सैन्य आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में माकी और उसकी मां को एक्सल केबिन में ले जाने का आदेश दिया। हेइगे चोंग ने गिन्नी को, जो तंबू के बाहर छिपी हुई थी, आंख मारकर सुझाव दिया कि उसे धैर्य रखना चाहिए। इस बीच क्रोट अपने आप को अभयारण्य में बिताए दिनों के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने फिर से नेगन के साथ मिलकर काम किया था। क्रोट ने उत्साहित होकर अपने आदमियों को बताया कि जब बर्बर लोगों के एक समूह ने हमारे अड्डे पर हमला किया तो नेगन ने न केवल प्रतिरोध करना बंद कर दिया बल्कि शहर का द्वार खोलकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। उनके सम्मान में उन्होंने बर्बर लोगों के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया और रसोइये को सबसे स्वादिष्ट उच्च श्रेणी का हिरन का मांस तैयार करने को कहा। यह सुनकर अधीनस्थ बहुत उलझन में पड़ गए। उनका बुद्धिमान और बहादुर नेता छोटा वोल्डेमॉर्ट क्यों बन गया? भोज शुरू होने से पहले नेगन ने कसाई से हिरन के मांस की जगह जोम्बी का मांस डालने को कहा। जब जंगली जानवरों ने खाना खत्म किया तो उन्होंने जगह उल्टी कर दी और गिर पड़े। क्रोट को वह रात आज भी याद है। इसी समय एक और शांत रात छा गई। भाई हेई माकी को खुश करने के लिए केबिन में गए और समझाया कि न्यू बेबीलोन बड़ा और बेहतर ढंग से सुसज्जित है और अगर हम रात के अंधेरे में अचानक हमला करते हैं तो यह निश्चित रूप से आसान होगा। लेकिन माकी को पता था कि यह यात्रा खतरनाक थी। न्यू बेबीलोन को खोई हुई चीज़ों को वापस पाने की इतनी लत थी कि उसने अपने सामने मौजूद संकट की ओर से आंखें मूंद लीं और क्रोएशियाई लोगों को कमतर आका। माकी ने हेइगे से उन्हें जाने देने की विनती की, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्हें गुप्त रूप से रिहा करने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे डरहम तट के करीब पहुंचा, हेइगे को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्रोटे ने ड्यूरेन को आते हुए देखा और विजयी भाव से मुस्कुराया। उन्होंने अपने मिडिल स्कूल के शिक्षक द्वारा सिखाए गए फार्मूले का उपयोग करते हुए डरहम को जिस सड़क से गुजरना था उस पर पहले से ही बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं। इस तीव्र प्रतिक्रिया से अग्नि प्रज्वलित होती है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण ऊर्जा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन क्षार आधे अधूरे चमकने लगते हैं तथा गैस धुएं के स्तंभ की तरह ऊपर उठती है। जैसे ही प्रेत ध्वनि समाप्त हुई, डुरेन के धनुष से गड़गड़ाहट हुई और लाओ हेई को एहसास हुआ कि बोया के नीचे एक मीथेन बम था। दुर्भाग्यवश वे बारूदी सुरंग क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। चार्ली बर्ड अपने आदमियों से केवल इंजन बंद करने और लंगर डालने के लिए कह सके और सभी कर्मियों ने निचले डेक पर शरण ले ली। एक के बाद एक तीव्र कंपन होने लगे। काफी देर तक अफरातफरी मचने के बाद लोगों को बचाने के लिए औजार लेकर कोई व्यक्ति केबिन में घुस गया। माकी ने हेसिर को, जो आत्मग्लानि में था, खुश किया और वे तीनों मदद के लिए डेक पर पहुंचे। हालांकि अभी और भी अधिक हिंसक हमला होना बाकी था। हर्सल ने जल्दी से अपनी मां को उठाया जो बम से गिर गई थी और फिर एक और पतली केबल पकड़ लाने चला गया।